नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और दिन के बज रहे हैं 11:30 और जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि आज दिल्ली को मिलने वाली है उसकी नई सरकार और उसका नया मुख्यमंत्री। जोरदार बहुमत के साथ सत्ता में आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो आज अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान पर यह शपथ समारोह होने जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली की जनता को न्योता दिया है कि अपने परिवार के साथ पधारे। ये भी बता दें कि आज की तारीख यानी 14 फरवरी वही दिन है जब पिछले साल अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार छोड़नी पड़ी थी और आज एक बार फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है और हम लगातार इसका विश्लेषण आज दिन भर आपके साथ कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फर्स्टपोस्ट.com के एडिटर आर जगन्नाथन, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हर्षवर्धन त्रिपाठी और सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी और हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा, जिन्हें आप सुबह से दिल्ली के रामलीला मैदान पर देख रहे हैं। तो चलिए हम अपने पैनल से बातचीत शुरू करें, उससे पहले जायजा ले लेते हैं। अतुल, इस वक्त क्या माहौल है रामलीला मैदान पर? अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है कि अरविंद केजरीवाल वहां आएंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग काफी पैमाने पर, काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और उनके हाथों में तिरंगे लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बैनर्स उनके हाथ में, अरविंद केजरीवाल के कटआउट्स उनके हाथ में हैं। और यहाँ पर बैठने का इंतजाम करीब 1 से सवा लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर मतलब इस मैदान में 1 से सवा लाख लोग आ सकते हैं। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं और करीब यहाँ पर 12 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कुल मिलाकर 48 से 50 हजार लोगों के बैठने का इंतजाम है। शुरू के ये 3 ब्लॉक ABC ब्लॉक जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए तय किए गए हैं और यहाँ पर वॉलंटियर पूरी व्यवस्था संभाले हुए, साथ ही पुलिस मुस्तैद है। और यहाँ पर जो यूथ है और जो दूसरे लोग हैं उनको पीछे उनके लिए इंतजाम किया गया है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आगे बैठने दिया जाए। इसके साथ ही मंच के सामने सीधे जो है 2 रो बनी हुई है। यहाँ पर एक वीवीआईपी गेस्ट के लिए एक इंतजाम किया गया, साथ ही दूसरी तरफ जो राइट विंग है वहां पर MLAs जो हैं वो बैठेंगे, उनके लिए इंतजाम किया गया है। जो मंत्री शपथ ले रहे हैं वो मंच पे होंगे मुख्यमंत्री के साथ में, बाकी विधायक नीचे बैठेंगे। यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, करीब 2500 पुलिसकर्मी रामलीला ग्राउंड के अंदर में तैनात किए गए हैं और ये पूरी तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही साथ हर ब्लॉक पे LED लगाई गई है, करीब 7 LED बड़े पैनल्स यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोग आराम से जो है देख सकें। और जो अगर दूर है या पार्क के दूसरे छोर पर है, ग्राउंड के दूसरे कोने पर है, वहाँ भी LED से देख सके। साथ ही साथ ऑडियो का विजुअल के साथ साथ पूरा इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर अगर रामलीला मैदान के बाहर की बात करें तो वहां भी काफी कड़े इंतजाम है। आसपास जितनी भी रोड्स आने वाली है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और पूरी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर। और पार्किंग का अरेंजमेंट थोड़ी दूर किया गया है, तो पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर मैदान। और जी अतुल 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ये ताजा तस्वीरें हमारे पास हैं अपने घर से, कौशाम्बी स्थित निवास से केजरीवाल साहब निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि वो वेव कर रहे हैं अपनी इस गाड़ी से। हमें याद है पिछली बार जब वो थे तो मेट्रो से सफर किया था उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया है क्योंकि आम जनता को तकलीफ हुई थी कि वो अपनी गाड़ी से ही रामलीला मैदान पहुंचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। एक छोटा काफिला भी दिखाई पड़ रहा है, पीछे कुछ और गाड़ियां हैं, हालांकि बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब निकल गए हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण समारोह के लिए। ये ताजा तस्वीरें दिल्ली से आपके लिए हम लेकर आए हैं और जिस हिसाब से रफ्तार है गाड़ियों की, लगता है जल्द ही पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक भी नहीं है, आज शनिवार का दिन है, कोई खास ट्रैफिक सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा। और वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लेने से इनकार किया, जज श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कोई तामझाम आप आसपास नहीं देख रहे हैं काफिले के। लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ी व्यवस्था जरूर की गई होगी जब वो जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की तरफ, थोड़ा रास्ता उनके लिए साफ किया गया होगा। हालांकि आप देख रहे हैं सिग्नल पे गाड़ी रुकती हुई भी
नजर आई है। अतुल के पास चलेंगे दोबारा और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम अपने पैनल से बातचीत शुरू करते हैं। जगन्नाथन साहब से पहला प्रश्न मेरा, सर, अब अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार तगड़ा मैंडेट है। पिछली बार की तरह कोई यहाँ पर संशय नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। तो ये जो अब अंतर है पिछली बार का और इस बार का, ये अंतर कितना बड़ा है? इससे कितना साहस अरविंद केजरीवाल को मिलता है और कितना मजबूत हम उन्हें देखते हैं? हालांकि नो डाउट कोई मजबूती को लेकर शक नहीं है, बट फिर भी क्या उनकी कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में, समझ में कुछ अंतर आता हुआ दिखेगा? मजबूती सिर्फ इस बात से नहीं बनती है कि उन्हें मैंडेट बाहरी मिला, मैंने 67 सीट से नहीं होता है, लेकिन मैंडेट 50% से ज्यादा वोट मिलने से उनको माने बहुत तगड़ा माने सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए ये बार ये स्थापित हो गया है कि इसका सिग्निफिकेंट सपोर्ट है पीपल के उधर। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक भी ऑपोजिशन बची नहीं। इसका मतलब ऑपोजिशन उन्हें खुद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी अनपॉपुलर हो सकते हैं। सिर्फ लेजिस्लेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन दिल्ली एक अद्भुत राज्य है जहां पे केंद्र का भी से रहता है। इसलिए उनको ये मैनेज करना पड़ेगा कि केंद्र को एंटेगनाइज नहीं करना चाहिए और साथ में जो कानून लाना चाहते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी हो, तो ये केंद्र और राज्य सरकार में अंतर नहीं होगी और मैंने तू मैं करके झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इन्हें ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से संभालनी पड़ेगी। जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो केंद्र को साथ में लेना पड़ेगा और केंद्र को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। केंद्र पर अगर बाधा डालती जाएगी तो फिर केंद्र को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों को ये रिलेशनशिप बहुत केयरफुली मैनेज करना होगा। लेकिन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टेट फूड, दिल्ली, ये सब क्विकली उनको एजेंडा पे लाना चाहिए और केंद्र को भी उनके साथ जुड़ के माने समस्या का हल निकालना राइट। तो जैसा जगन्नाथन साहब कह रहे हैं, नीरज, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी इस बात को समझ रहे हैं और उससे पहले वो प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, वेंकैया नायडू से मिल चुके हैं, कुछ और बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। एक रिलेशन बनाने की शुरुआत तो उन्होंने कर दी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अगर उन्हें जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें पूरा करना है तो वो अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कानूनी बाधाएं हैं, बहुत सारी टेक्निकल अड़चनें आएंगी। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना शायद एक कदम ये चलेंगे तो एक उधर से भी चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बिल्कुल, जैसा कि जगन्नाथन सर कह रहे थे कि अपोजिशन विद इन है इनके अंदर और वो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 विधायक हैं केवल बीजेपी के, तो अब अपने सेल्फ कंट्रोल पे इनको सारे काम करने पड़ेंगे, वरना बहुत संभावना है कि आप मिस्टेक करेंगे। और पहली मुलाकात से ही जो उन्होंने वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह के साथ करी थी, वहीं पे उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि स्टेट फूड चाहिए, जमीन चाहिए। तो उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और उन्होंने इसको, मैं कहूंगा कि राजनीति के तौर पर भी वो इसको साथ में लेके चल रहे हैं कि केंद्र के पाले में बहुत सारी चीजें हैं और क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्होंने वादे किए हैं, वो वादे बिना केंद्र की मदद से पूरे नहीं होंगे। तो पहली मुलाकात से ही वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि जनता के सामने एक मैसेजिंग जाए, एक पोस्चर जाए कि देखो हमको जो करना है उसमें इनकी मदद चाहिए। और हमने देखिए पहली मुलाकात में ही उनसे कह दिया कि हमें ये मदद चाहिए। और प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी मुलाकात हुई केजरीवाल और सिसोदिया की, वहां पे भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पूर्ण राज्य दिल्ली को बनाया जाए, क्योंकि दोनों सरकारें बहुमत से जीत के आई हैं। तो एक तरीके से कहें तो केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत से ही राजनीति को फोर फ्रंट पे रखा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स है। पूर्ण राज्य का दर्जा पाना, स्टेट हुड बनाना बहुत आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने डे वन से इसको पॉलिटिक्स को फोर फ्रंट पर रख लिया है। और बिल्कुल इस बात में मैं सहमत हूं कि अपना सेल्फ कंट्रोल कितना लगा पाती है आप आदमी पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं, कोई अपोजिशन नहीं है, तो कैसे वो चीजों को मैनेज करेंगे ये देखना होगा विपिन। राइट। और इससे पहले कि अब एक बार फिर दिल्ली चलें और अतुल से ऑन ग्राउंड सिचुएशन का एक जायजा लें और साथ ही कुछ और सवालात उनके सामने रखें, मैं एक बार हर्ष को यहां पर लेकर आना चाहूंगा। हर्ष, आप दिल्ली में हैं और ये चुनाव आपने बहुत करीब से देखा, जिसमें प्रचंड बहुमत अरविंद केजरीवाल को मिला। तो निश्चित तौर पे जब इतना प्रचंड बहुमत देती है जनता, तो उम्मीदों भी पहाड़ की तरह होती है, बहुत ऊपर होती हैं। उम्मीदों का ये प्रेशर जनता की तरफ से कितना है? क्या उनको लग रहा है कि केजरीवाल साहब आएंगे और बस जैसे ही शपथ ली सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा? कितना विशाल है उम्मीदों का ये पहाड़? देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल इस मामले में थोड़ा सा एडवांटेज स्टेट में काम कर रहे हैं,
क्योंकि और दूसरे राज्य होते तो वहां ढेर सारी ऐसी समस्याएं होती जहां पहले दिन से उनको लगता है कि हमें ये बेसिक नीड्स तो चाहिए ही चाहिए। और जिस तरह से मीडिया में प्रचार हुआ या जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी कैंपेनिंग की, वो कैंपेनिंग कुछ ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ दिल्ली में चाहिए और वो अगर अरविंद केजरीवाल ने अगले 6 महीने में नहीं किया तो शायद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है, जो दिल्ली का खास करके ये नया मतदाता पैदा हुआ है, 10 लाख जो इस बार जुड़े और उसके पहले के जो 10 लाख थे, ये 20 लाख मतदाता वो हैं जो पूरी तरह से ब्लाइंड सपोर्ट करता है। ये केजरीवाल का भी सपोर्टर है और ये मोदी का भी सपोर्टर है। लेकिन इसके साथ बहुत साफ साफ है कि ये उस तरह के लुभावने वादों पर नहीं जाता है। इसको कॉन्क्रीट चाहिए, इसको अपनी जेब में पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सब्सिडी की बात होती है वो बहुत छोटा सा तबका है दिल्ली का जिसको वो सब्सिडी लुभाती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह के कई एडवांटेज हैं। और एक जो अच्छी चीज है कि ये वो यूथ है जो बहुत अच्छी प्रोफेशनल जगहों पर है या वहां से छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों के दोनों बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर है, उनको पता है कि किस तरह की चीजें होंगी। और मुझे जो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पोस्चरिंग भले की हो, लेकिन वो कम से कम 4 साल तक ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई वाली केंद्र की सरकार उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे। क्योंकि दिल्ली जिस तरह का स्टेट है उसमें अगर पूर्ण राज्य का दर्जा उनको मिल जाता है तो शायद उनकी राजनीति का जो नया तरीका है वो फिर से ट्रेडिशनल खांचे में फंसता हुआ दिखेगा और वो इस कदर फंसेगा कि मुश्किल उनके लिए बढ़ जाएगी। और तब वो सारी चीजें जो वो बताते रहे हैं कि हम दिल्ली को इस तरह से कर देंगे, तो वो कैसे करेंगे, सीधा सवाल होगा। तो मुझे लगता है 4 साल तक दोनों तरफ से ये कोशिश होगी कि हम ये बताएं कि हम कोशिश कर रहे हैं फुल स्टेटहुड की, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं मिलने जा रहा है। और दिल्ली पुलिस, जो होम मिनिस्ट्री और पीएमओ और वहां से जो साफ साफ संदेश है कि दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर, कम से कम जो नेशनल कैपिटल है उसकी एक ऐसी पार्टी को नहीं दी जा सकती या ऐसे राज्य को नहीं दी जा सकती जहां कल को कोई फॉरेन डेलीगेट आता है, बड़ा कोई राजनयिक आता है और वहां तय करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिल जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ साफ से सिनेरियो हैं। अरविंद करप्शन कम करने पर काम करेंगे, अरविंद काम करेंगे उन छोटी छोटी चीजों पर, नाली साफ हो गई वो कहेंगे कि हमने RWA को थोड़ा स्ट्रेंथन कर दिया, इस तरह की कुछ चीजें वो करेंगे। और ये अभी चलेगा, ये फिलहाल कम से कम साल भर तक का एक हनीमून पीरियड चलेगा जिसको लेकर अरविंद आगे बढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हर्षवर्धन आप यहाँ पर कि स्टेटहुड की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको लाना उन्हीं के लिए मुसीबत बन सकता है। आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर रुख कर लेते हैं दिल्ली का और सीधे रामलीला मैदान का, जहां पर अतुल मौजूद हैं। तो अतुल, देख रहे हैं हम तस्वीरों में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, साथ में काफिले को भी फॉलो कर रहा है कैमरा, वो भी नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी बढ़ रहे हैं रामलीला मैदान की तरफ। लेकिन आम जनता आ रही है। प्रधानमंत्री साहब को भी बुलाने की बात हुई थी पर वो आज नहीं है दिल्ली में, लेकिन कुछ और बड़े नेता होंगे, कैबिनेट के लोग होंगे जिन्हें न्योता गया होगा। किस किस के आने की उम्मीद है? जी अतुल, आपसे ये सवाल था कि आज कौन कौन आ सकता है, किन किन नेताओं को वहां पर न्योता भेजा गया है और किसके आने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, जाहिर है, हमें पता है। पिछली बार की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में बड़ी तादाद में उनके समर्थकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और शुरू भी हो गए हैं। करीब सुबह 7 बजे से लोग यहां पर आ रहे हैं, उनके जत्थे आ रहे हैं, नारे लगाते हुए लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार शपथ ग्रहण सादगी की तरह से होगा और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपनी कार के जरिए रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। पिछली बार मेट्रो के जरिए आए थे अरविंद केजरीवाल रामलीला ग्राउंड तक, लेकिन लोगों को असुविधा हुई थी। इस बार लोगों को असुविधा न हो, क्योंकि लोगों की संख्या कतई कम नहीं रहने वाली। रामलीला ग्राउंड में फिलहाल 1 से 1.25 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है और अभी से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में ही हमें नहीं लगता है कि मैदान में कोई जगह भी होगी फिलहाल। और इन लोगों के अलावा अगर विशेष अतिथियों की बात करें तो जो आमंत्रण दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अरविंद केजरीवाल ने न्योता दिया था शपथ ग्रहण में आने का, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया गया था न्योता, लेकिन प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी व्यस्तता के चलते वो इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य भी फिलहाल नहीं आने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। दूसरी बात, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है पार्टी की तरफ से। हालांकि जो उपराज्यपाल है उनकी तरफ से प्रोटोकॉल के तहत
सम्मानित सदस्य जो दिल्ली के हैं, लोग हैं दिल्ली के, उनको बुलाया गया। साथ ही हाई कोर्ट के जजेस हैं और दूसरे लोग हैं वो आएंगे और वो स्पेशल जो ब्लॉक बना हुआ है खासतौर से वीवीआईपी गेस्ट के लिए मंच ठीक सामने, वहां पर उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। जी जरूर। तो बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, आम जनता पहुंचे कि जगन्नाथन साहब, प्रधानमंत्री को न्योता भेजा अरविंद केजरीवाल ने, एक स्मार्ट मूव भी इसे कहेंगे, और प्रधानमंत्री के सामने बड़ी दुविधा रही होगी कि जाऊं या ना जाऊं, और फिर आज वो शहर में नहीं है अलग बात है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं। इस पूरे मूव को आप कैसे देखते हैं? क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर थोड़ा सा एज लेते हुए नजर आए? हाँ, वो तो करेंगे ही। अगर प्रधानमंत्री को अगर उन्होंने इनवाइट नहीं किया होता तो मैसेज नेगेटिव हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री भी शायद आते, मुझे लगता था, सिर्फ इतना बताने के लिए कि, लेकिन ये ओपन खुले मैदान में रखने से वो नहीं आ सकते। उनके इतना सारा सिक्योरिटी वो तो नेगेटिव इमेज हो जाएगा प्रधानमंत्री की। एक आदमी मफलर मैन है जो कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहता है और यहाँ वे 20 लोग साथ में आ गए। इसलिए अगर बंद कमरे में होता है या राष्ट्रपति भवन में होता कहीं पे तो शायद वो आ सकते थे, लेकिन ये इस खुले मैदान में तो वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये पूरा सिक्योरिटी सिचुएशन अलग हो जाता। इसलिए शायद, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन वो इसीलिए शायद नहीं आए होंगे, नहीं तो वो मुझे लगता था वो आ सकते थे। लेकिन शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सीनियर मिनिस्टर एक दो तो आ सकते हैं और कई चीफ मिनिस्टर, शायद अडवाणी जी आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया किसी कुछ फंक्शन के लिए, इसलिए वो सब हो सकता है। राइट। चलिए, तो यहाँ पर आम जनता के अलावा, आम आदमी के अलावा कुछ और लोग भी, कुछ और चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल शपथ ग्रहण शुरू होते ही उसका सीधा प्रसारण तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो कौन कौन से चेहरे हैं जो उनकी कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। पेमेंट चाहिए, हम तुरंत हाजिर होंगे। तो दिल्ली में बनने जा रही है आज आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, और अरविंद केजरीवाल आप देख रहे हैं कि रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, और अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में मफलर है उनके ऊपर, उनके सहयोगी यहां पर उनके साथ अमित सिसोदिया साहब दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब कुछ ही देर की बात है कि ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू होने वाला है। इसी बीच शामिल करते हैं अपने सहयोगी अतुल मिश्रा को दिल्ली से। तो अतुल, अब पहुंच चुके हैं, शपथ ग्रहण का सिलसिला बस शायद कुछ ही देर में शुरू हो जाए। तो अरविंद तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय है, बाकी जो कैबिनेट है उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? क्या विभाग उनके हिस्से में आ रहे हैं? ये रामलीला ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ ही साथ 6 और मंत्री शपथ ले रहे हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया जो उनके शुरू से सहयोगी रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। साथ ही साथ 5 और मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, जिनमें सत्येंद्र जैन हैं, गोपाल राय जो कि अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी हैं वो भी शपथ ले रहे हैं। साथ ही साथ असीम अहमद खान जो है वो शपथ ले रहे हैं, संदीप कुमार शपथ ले रहे हैं और जितेंद्र सिंह तोमर भी शपथ ले रहे हैं। अगर विभागों के बंटवारे की बात की जाए तो मुख्यमंत्री माना यह जा रहा है कि फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर और विजिलेंस अपने साथ पास रख रहे हैं पोर्टफोलियो, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे। साथ ही सत्येंद्र जैन के पास जो है हेल्थ और इंडस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट हो सकता है। गोपाल राय को ट्रांसपोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। और संदीप कुमार की बात करें तो पार्टी उन्हें जो है अनुसूचित जाति के कोटे के तहत जो है मंत्री बना रही है, और उनके पास SC/ST के साथ वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो सकता है। साथ ही जितेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उनके पास लॉ मिनिस्ट्री और टूरिज्म और होम का दायित्व मिल सकता है उन्हें। और असीम अहमद खान, आपको बता दें, मटिया महल से विधायक बने हैं, शोएब इकबाल को हराकर विधायक बने हैं। शोएब इकबाल जो है अभी तक आज तक कभी हारे नहीं है सीट से, लिहाजा उसका जो है पुरस्कार असीम अहमद खान को मिल रहा है, और वो माइनॉरिटी का भी केजरीवाल मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ साथ फूड और
सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल माना ये जा रहा है शपथ ग्रहण के बाद जो है कैबिनेट की बैठक शाम को बुलाई जाएगी। जी, तो ये ताजा अपडेट रामलीला मैदान से। अब कौन कौन किस विभाग का मंत्री बन सकता है, इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जितनों को न्योता दिया था लगभग उसी तादाद में जनता आई भी है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनते देखते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और आप देख रहे हैं कि आपके सभी नेता भी पहुंच चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी रामलीला मैदान पर आ चुके हैं, जहां से अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू होगा। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से खुले मैदान में रामलीला मैदान पर ही जनता के बीच में शपथ ली थी और इस साल भी वैसा ही कुछ नजारा। तो चलिए, शपथ ग्रहण तो होती है यहां पर और वो आप सीधी देख पाएंगे, लेकिन इन सब के आगे पीछे अब शुरू होगा एक चुनौतियों का दौर। शपथ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आज कहीं पढ़ने में आ रहा था अभी अग्निपथ होगा अरविंद केजरीवाल के लिए कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और कैसे उन्हें लेकर जाएंगे। कई वादे किए हैं जनता से उन्होंने, उन्हें पूरा करने का प्रेशर होगा, चैलेंज होगा। जगन्नाथन साहब, अब जैसा आपने भी शुरू में जिक्र किया कि ये दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, केंद्र को भी और साथ में राज्य सरकार को भी, अरविंद केजरीवाल को भी। आपने कहा उसकी शुरुआत भी कर दी है मुलाकातों का, लेकिन अब अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की, उनके लिए ये कैसी सिचुएशन होगी? क्या वो अरविंद को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, या अगर वो सीधा सीधा ऐसा दिखाते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे तो शायद नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ दूसरा तरीका उनके पास होगा, एक तरीका कि सब इन्हें एक माइल्ड सा अनसपोर्ट दिखाएं उनके ऊपर, लेकिन काम उनके ना करें? किस तरह की टैक्टिक देखने को मिलेगी, किस तरह का आचरण देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है। या तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको माने अरविंद केजरीवाल के रास्ते में बाधा डालना पड़ेगा। इसलिए इसके बीच में तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्हें, मुझे लगता है उन्हें सपोर्ट करना दिखाई देना चाहिए, और ये सपोर्ट बहुत ही जल्दी एजेंडा सेट करना चाहिए। ये बार दोनों पॉलिटिशियंस हैं, एक तो मोदी सरकार और एक केजरीवाल, दोनों अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। दोनों का स्ट्रेंथ वही है जो एक दूसरे के है, माने एक सोशल मीडिया और मोबिलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक ऑप्टिक्स जो कहते हैं, जो पब्लिक परसेप्शन जो है, वो बिल्ड करने के लिए दोनों को कोऑपरेटिव लगना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार ने इस डिफीट से राइट लेसन्स लिए, उन्हें इमीडिएटली ऑफर करना चाहिए। ये स्टेटहुड पे बात कर सकते हैं, पुलिस के बारे में बात कर सकते हैं, आप डीडीए के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए एक कमेटी बना के देखिए, आप लोग अभी डिसाइड कीजिए कैसे ले जाना है। सब तो जो मांगते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम आपको हेल्प करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो परसेप्शन कोऑपरेटिव लगेगा, और मोदी और वैसे भी वो 1 साल लग जाएंगे उसमें, क्योंकि वो कह सकते हैं राज्यसभा में हमारा मेजोरिटी नहीं है, हम क्या करेंगे, वो सब तो कर सकते हैं बाद में। लेकिन आगे उन्हें जो करना चाहिए, पूरा 100% कोऑपरेशन दिखाई देना पड़ेगा, तो दिल्ली के जनता समझेगी हाँ, ये बीच में कोई टांग नहीं लड़ा रही है, ये हेल्प करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के साथ में यही बात है, उनको भी अगर कोऑपरेटिव गवर्नमेंट चाहिए, उन्हें मान लेना चाहिए कि ये सब जो उनके साइड में है, वो जो पावर और वो सब कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब केंद्र सरकार के माने इसमें है। राइट, दिल्ली चलेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है। हर्ष, चैलेंजेस की बात करें, जैसा हमने कहा कि अब शपथ हो जाएगी और इस बार तो आप पूर्ण बहुमत के साथ हैं, मतलब 5 साल तक आप कुछ बहाना नहीं बना सकते। अब आपने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना ही होगा, चाहे वो सस्ती बिजली का वादा हो, स्वच्छ पानी और वो प्रॉपर वाटर सप्लाई का वादा हो, या आपके यहां पर भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा हो। तो अब अरविंद केजरीवाल को करके दिखाना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकलिटी बहुत सारी जुड़ी हुई है। बिजली पानी को ही ले लें तो इनकी कीमत होती है, उस कीमत से नीचे जाके आप सप्लाई नहीं कर सकते। हर स्टेट का एक बजट होता है, उसमें सरप्लस भी होता है, डेफिसिट भी होता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। कितने स्टिफ हैं ये चैलेंजेस अरविंद केजरीवाल के लिए और किस हद तक पूरा करने की स्थिति में है? देखिए, मैं जगन्नाथन जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि दोनों एक दूसरे को मदद करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये राजनीति है। जब नरेंद्र मोदी 282 से ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो कहा यह गया कि अब मैंडेट आया है, अब विपक्षी दलों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। लेकिन कितनी सकारात्मक राजनीति देश के अलग अलग कोनों में हो रही है, इसको बताने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अब ये और बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है
कि दिल्ली एक खूबसूरत लड़की है, उसको अरविंद केजरीवाल जैसा प्रेमी आज 14 फरवरी के दिन मिला, लेकिन वो प्रेमी पूरी तरह से पिता की कमाई पर निर्भर करता है। यानी केंद्र उसे पैसे देगा तब तो वो अपनी प्रेमिका को खुश रख सकेगा, उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद सकेगा या फिर उसकी जो रोज की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकेगा। तो दोनों का बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। और मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी, 14 दिन का जो ये फासला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो नौजवान, वो मतदाता जिसने केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है, वो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा कि उसका वो 10% ग्रोथ वाला सपना टूटता हुआ दिखे। वो बिल्कुल ये नहीं देखना चाहेगा कि दिल्ली का बजट केंद्र के बजट पर भारी पड़े। वो बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा कि इनकी सस्ती बिजली ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट पर असर डालती हुई दिखे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अच्छी चीज है जो मैं कहता हूं कि शीला दीक्षित ने इन सब की इतनी मदद कर दी है कि शानदार फ्लाईओवर, शानदार मेट्रो, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत कुछ रोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 6 महीने 8 महीने पे जब समीक्षा करने बैठेंगे तब तय किया जाएगा कि कौन सी चीजें ठीक हैं, कौन सी नहीं। और सस्ती बिजली की जहां तक बात है तो वो कोशिश ये करेंगे कुछ लीकेज रोकें, करप्शन रोकें, कुछ वो निकलेंगे। वो इस बार शायद पेचकस लेके नहीं निकलेंगे, प्लास लेके नहीं निकलेंगे, लेकिन वो निकलेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर निकलेंगे और 4 जगह बताएंगे कि ये लीकेज हमने रोक दी। वो पानी की सप्लाई, दिल्ली में बहुत बड़ा माफिया गिरोह है जो पूरा का पूरा पानी की सप्लाई कराता है। ये मतलब लोगों को समझ में आए तो शायद अचरज में डालेगा कि एक कोई प्राइवेट ऑपरेटर लेता है और वो प्लास्टिक की पाइप के जरिए ऐसी हजारों लोगों की बस्तियों में पानी सप्लाई करता है। वहां अरविंद केजरीवाल जाके और उसको पकड़ेंगे और कहेंगे ये देखिए अब ये सरकार के जरिए ये पानी जाएगा। तो इस तरह के काम होंगे। लेकिन अगर आप हम में से कोई भी मीडिया में ये कल्पना करके बैठा है या दिल्ली की कोई जनता भी कि अरविंद केजरीवाल इस स्थिति में है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी मामले में दिल्ली को इससे बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही निराशा शुरू हो जाएगी। और वो कितनी तेजी से होगी वो हमारे आपके ऊपर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के काम पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, एक फैक्चुअल बात उठाते हैं हर्षवर्धन। नीरज, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है सुरक्षा का। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां घटनाएं घटती रहती हैं। हाल फिलहाल में भी चाहे उबर वाली घटना हो, चाहे उसके आगे पीछे की घटना, दिल्ली लाइमलाइट में रहा है। तो सुरक्षा का जो वादा उन्होंने किया और खासतौर पर महिला सुरक्षा का जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया, अब दिक्कत यह है कि पुलिस की जो अथॉरिटी है वो उनके पास अभी नहीं है। तो ऐसे में कैसे ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि दिल्ली पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी केजरीवाल से केंद्र पे आएगी, क्योंकि ये सबको मालूम है, एकदम ओपन सीक्रेट है कि दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है और वो केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार अपने ऊपर ये ब्लेम क्यों लेगी कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्सेस हो और केजरीवाल को ये कहने का मौका मिले कि देखिए हमारे पास पुलिस नहीं इसलिए हो रहा। लेकिन इसके अलावा भी केजरीवाल ये कोशिश करेंगे, चौकन्ने रहेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। और जो वो लगातार कह रहे हैं कि हम बसों में मार्शल्स रख देंगे, बहुत सारे जो होमगार्ड हैं उनकी ड्यूटी लगाएंगे, तो एक स्तर तक की सुरक्षा वो प्रोवाइड करेंगे। और जिस तरीके का उनको समर्थन है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत परसेप्शन बदलने में भी वो कामयाब होंगे। तो सिक्योरिटी वाला मामला बहुत बड़ा अगर थ्रेट बनता है, कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो केजरीवाल से ज्यादा केंद्र को परेशान करेगी, क्योंकि वो उनके हाथ में है। तो वो केजरीवाल के लिए एडवांटेज है। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले हर्ष करे थे, मैं उसमें 2 बातें ऐड करना चाहूंगा कि जो बिजली, पानी और स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। एक्सचेकर के अगर आप देखें, अगर 300-400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके मैं आधे दाम कर देता हूं पानी के, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। 40,000 करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ रुपए मैं खर्च करूंगा और बिजली पानी सब्सिडाइज करूंगा और मजे से 5 साल सरकार चलाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा? क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं होने वाला। वो ये नहीं कह रहा कि मैं फ्री में दूंगा सब कुछ। आप उसकी बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, 700 लीटर पानी आपको फ्री मिलेगा, 710 लीटर कर दिया तो पूरे 700 लीटर का मैं पानी पैसा लूंगा आपसे। तो जो वो करना चाह रहे हैं वो बहुत मीगर है। वो टोटल 500-700-800 करोड़ में हो जाएगा काम। तो ये केजरीवाल ने बहुत स्ट्रेटेजिकली किया है, इसीलिए उनको ये सपोर्ट मिल रहा है। और जो हर्ष कह रहे हैं कि टैंकर लगेंगे, तो बिल्कुल वो टैंकर लगेंगे, उसका हो सकता है पेमेंट सरकार कर दे, तो वो बहुत आसानी से होगा। ये चैलेंजेस नहीं होंगे। चैलेंजेस तब उनके सामने आएंगे कि ये सस्टेन कैसे करें और इसकी एक परमानेंट व्यवस्था बनाएं, क्योंकि जब तक आप खड़े हेडमास्टर की तरह तब तक तो ये सब चीजें होती रहती हैं। जैसे ही आप लूज पड़ेंगे फिर हटेंगी। तो एक परमानेंट सस्टेनेबल मॉडल लाएंगे, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सब्सिडी एक सस्टेन मॉडल नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत श्रूड पॉलिटिक्स हो रही है केंद्र और दिल्ली में, तो ये 1500 करोड़ खर्च करके बहुत आसानी से केजरीवाल जी कर ले जाएंगे। दूसरे जो बड़े बड़े वादे हैं कि मैं कॉलेज खोलूंगा, स्कूल बनाऊंगा, उसके लिए जमीन, इंडस्ट्री,
दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन उसके लिए जमीन, उसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको डीडीए की मदद लेनी पड़ेगी जो केंद्र के पास है। वहां पे रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पे संघर्ष बढ़ेगा कि जमीन नहीं है और खुद जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रही है केजरीवाल सरकार। तो डीडीए कहेगा मेरे पास जमीन ही नहीं है, मैं कहां से अधिग्रहण करूं, आप तो खुद ही उसको बैन करा रहे हैं। तो वो जो बड़े इश्यूज हैं जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट करेंगे वहां दिक्कत होगी। बाकी ये कैमरा, पानी, बिजली, ये बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये बहुत आसानी से मुझे लगता है केजरीवाल मैनेज कर लेंगे। राइट। डीडीए की अब आपने जो बात की, जगन्नाथन साहब के पास आता हूं। डीडीए जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो केजरीवाल साहब के पास नहीं है। हालांकि प्रावधान है ऐसे कि आगे बढ़ते हुए उसको उनमें इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन वो लंबी बातें। लेकिन दूसरी तरफ जब केजरीवाल कहते हैं कि वो नथुराइज कॉलोनी की समस्या को सुलझाएंगे या जिनके पास पक्के घर नहीं उन्हें घर देंगे, निश्चित तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ तो जमीन होती है, लेकिन बिना डीडीए के ये काम वो कर नहीं सकते। आपको लगता है कि अपने इस तरह के जो वादे हैं या इस तरह की जो उनकी प्लानिंग है उस पर वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि डीडीए से उनको वो अपेक्षित सपोर्ट मिले उसकी उम्मीद अभी तो थोड़ी कम दिखती है? हाँ, जब तक डीडीए उनके हाथ में नहीं आता, ये बहुत सारे प्रोमिसेस वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उन्होंने 500 पाठशालाएं की घोषणा की है और 20 कॉलेज किए हैं, इतने सारे अस्पताल बनाने चाहते हैं, वो सब नहीं बनने वाला है। इसलिए उन्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा कि डीडीए का लाज से आधा काम हमें दे दीजिए, आप बाकी रख लीजिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो पूरा तो हैंड ओवर नहीं करने वाली है, क्योंकि एक डीडीए का तो पूरा दिल्ली का है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इसलिए उन्हें कई कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं, जमीन नहीं मिलेगा उन्हें। इसलिए इसमें उनको सावधानी से माने नेगोशिएट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद सेंटर, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विभिन्न मैं इसमें जोड़ दूं, डीडीए का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जो उनके विधायक हैं वो 2-3 होते हैं उसमें, लेकिन वो एडवाइजरी रोल करते हैं केवल। मांग इनकी ये है, और ये कह भी चुके हैं ऑफिशियली, कि वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर या ऑर्नामेंटल यूज न किया जाए, उनको उनकी बात को तवज्जो दिया जाए और जो प्लानिंग है उसमें उनका से शामिल किया जाए। मतलब ये आप ये कोशिश कर रही है सरकार दिल्ली की या केजरीवाल सरकार की, जो प्लान डीडीए बना रहा है उसमें हमारे थॉट्स, हमारी प्लानिंग को शामिल किया जाए। अगर मुझे आप अधिकार नहीं दे रहे डीडीए का, तो भी अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक बवाना में एक बढ़िया क्लस्टर बनना चाहिए इंडस्ट्रियल का, या किराड़ी में ऐसा होना चाहिए, तो उस बात को डीडीए माने और उस पर अमल करे। अमल वही करे, लेकिन मेरी बात को आगे बढ़ाए। तो ये फर्क होगा। और मुझे लगता है कि इसमें, जैसा भी जगदीश सर पहले कह रहे थे कि डीडीए या केंद्र सरकार ये नहीं दिखे, ये करते हुए नहीं दिखना चाहती कि वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें फंसेंगे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत उनको एकोमोडेट करते दिखे आपको। जी, और बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसके जो अगर सुझाव है उसको माना जाए तो जो मुख्यमंत्री साहब चेयर भी कर सकते हैं डीडीए की मीटिंग को और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण राय भी रख सकते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह केंद्र पर निर्भर करेगा कि वो सुझाव को मानती कि नहीं। चले, ये बात हम आगे बढ़ाएंगे और क्या चैलेंजेस है यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जो कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनसे हमारे संवाददाता, माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनसे हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने खास बातचीत की। बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और मनीष के साथ बैठी हैं उनकी धर्मपत्नी सीमा सिसोदिया। मनीष जी, सबसे पहले तो अब औपचारिक तौर पर आपको उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं? अभी एक बार शपथ हो जाए उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन उपराज्यपाल के पास जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें बकायदा कहा गया है और उसके बाद जब वहां से जो हमें जानकारी मिली है उससे साफ हो गया कि मनीष अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, लेकिन एक बार शपथ होने के बाद ही कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, तो उससे पहले तो जो है वो सिर्फ प्रपोज्ड है, डेजिग्नेटेड है। मनीष जी, भावी उप मुख्यमंत्री आप होने जा रहे हैं, सरकार का एक तरह से चेहरा होंगे, कामकाज का चेहरा होंगे। क्या सरकार की प्रायोरिटीज हैं? दिल्ली वालों ने जो इतना प्रचंड बहुमत दिया है, इतिहास में पहली बार इतना भारी बहुमत मिला है। दिल्ली वालों ने जो बहुमत दिया है वो दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए दिया है, और उनको भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल या ये जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये सब मिलकर दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना सकते हैं। ये पूरा उनको भरोसा है, इसीलिए इतना बड़ा बहुमत दिया है। महंगाई कम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये भी लोगों को भरोसा है। विमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे अगर कोई ईमानदारी से काम कर सकता है और ऐसा काम कर सकता है जिससे वास्तव में डिलीवरी हो, तो ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये लोगों को भरोसा है। इसीलिए इतना प्यार और सम्मान दिया है लोगों ने।
मनीष, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पिछली बार भी अरविंद का बेहद पसंदीदा था। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इसे सुचारू रूप से मैं करूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो, नाम का एंटी करप्शन ब्यूरो ज्यादा है, उसमें उतना शक्ति और जिस तरीके के मिजाज की आप लोग बात करते हैं वैसा भी उस डिपार्टमेंट का मिजाज नहीं है। क्या उसे सुधारने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और उस पर काम भी किया था, उस वक्त भी काम किया था। उसी की वजह से दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ था, उसी की वजह से रिश्वतखोरी बंद हुई थी, और वापस वही होगा। अगर उसको कहीं और पावर देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको और पावर देंगे। अच्छे ईमानदार अधिकारी उसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, वहां लगाएंगे। स्टाफ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, वहां लगाएंगे। तो ये तो पहले भी हमने किया था और फिर से करेंगे। एक पिछले साल नोटिफिकेशन आया था जिसमें सरकारी जो मुलाजिम है केंद्र सरकार के या बाकी विभागों के, उसको उस दायरे से बाहर कर दिया गया था। उसको लेकर के आपकी पार्टी उस समय थोड़ा निराश थी। हाँ, हमने उसका विरोध भी किया था, और उससे अब देखेंगे स्टडी करके कि क्या क्या नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, केंद्र सरकार से बात करके, या फिर और क्या तरीके हो सकते हैं, उसको लेंगे। वो इनवैलिड है एक्चुअली। मनीष, देश की आजादी के इतने सालों बाद भी बिजली, पानी, सड़क देश की राजधानी के लिए भी बड़े मुद्दे हैं। जनता ने इन मुद्दों पर आपको बहुत प्यार दिया है, तो क्या जनता विश्वास करे कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगले कुछ दिनों में या कुछ महीने के अंदर इन मुद्दों को सुलझा देगी? जनता ने तो भरोसा कर लिया है, और हम अपनी पूरी जान लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश करेंगे कि जनता के इस भरोसे को कायम रखें, क्योंकि बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोगों ने हम पे भरोसा किया है। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया से बातचीत होते हुए, लेकिन अब आप देखिए रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू ही होने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग साहब वहां पर आ चुके हैं, जो कि शपथ ग्रहण करवाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से, लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू होने वाला है, और यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। और जैसा अभी आप इंटरव्यू भी सुन रहे थे, और ऑलमोस्ट उन्होंने सर्टेन कर दिया कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली के। इसके अलावा जिन चेहरों को हम देखेंगे मंत्रिमंडल में, उसमें शामिल हो सकते हैं गोपाल राय, जितेंद्र कुमार, जिन्हें कानून और गृह मंत्री बनाया जा सकता है। गोपाल राय के जिम्मे परिवहन और श्रम मंत्रालय जा सकता है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार यहां पर संभाल सकते हैं। इसके अलावा असीम अहमद खान खाद्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए जा सकते हैं। और संदीप कुमार जो हैं, उन्हें महिला, बाल कल्याण और SC/ST डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो ये वो चेहरे होंगे जो कि नजर आ सकते हैं केजरीवाल साहब के साथ उनके मंत्रिमंडल में। और अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए लगभग ये तैयार हो चुका है पूरा रामलीला मैदान। नजीब जंग साहब पहुंच गए हैं, और जिस मंच से शपथ ग्रहण होनी है वहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी भी उपस्थित हैं, और ये समारोह बस शुरू ही होने में है। तो शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रगान की धुन बजाई गई रामलीला मैदान पर, और विशाल जनसमूह 1 लाख से ज्यादा की यहां पर तादाद दिखाई दे रही है। पूरा खचाखच भरा हुआ है रामलीला मैदान लोगों से, और शपथ ग्रहण देखने आए हैं नए मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2
खंड 3(2) अधिसूचना नई दिल्ली 13 फरवरी 2015 का 508 राष्ट्रपति श्री अरविंद केजरीवाल को उस तारीख से जब वे अपने पद की शपथ लेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीखों से मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब वह अपने पद की शपथ लेंगे। श्री मनीष सिसोदिया, श्री असीम अहमद खां, श्री संदीप कुमार, श्री सत्येंद्र जैन, श्री गोपाल राय तथा श्री जितेंद्र सिंह तोमर। फाइल संख्या U1113/1/2015 UTL हस्ताक्षर राकेश सिंह संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं
माननीय उपराज्यपाल महोदय से अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रियों को शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं और सबसे पहले अनुरोध करूंगा श्री मनीष सिसोदिया जी से। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री असीम अहमद खान। मैं आसिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं आसिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो।
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर असीम खान ने भी शपथ ले ली है और जो विभाग उन्हें मिल सकता है वो है खाद्य मंत्री का और साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स भी उनको दिया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया ने शपथ ले ली है और इसके अलावा असीम अहमद खान साहब ने भी मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ग्रहण कर ली है। संदीप कुमार और अगले जो नाम आया है वो है संदीप कुमार साहब का, जिन्हें हम आपको बता रहे हैं कि महिला और बाल कल्याण विभाग दिया जा सकता है। मैं संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर संदीप जैन ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। जैसा हमने आपको बताया कि महिला और बाल कल्याण विभाग और साथ में यहाँ पर SC/ST डिपार्टमेंट भी इन्हें दिया जा सकता है। संदीप कुमार साहब, माफ कीजिए, महिला और बाल कल्याण विभाग इन्हें मिल सकता है और साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाग भी इन्हें सौंपा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल दिल्ली के रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण करता हुआ लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। सत्येंद्र जैन और अगले मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा पा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जा सकता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर सत्येंद्र जैन साहब ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने की संभावना है इन्हें। मंत्रिमंडल में शामिल हैं मनीष सिसोदिया, असीम अहमद, संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और जितेंद्र तोमर। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। गोपाल राय और अब आमंत्रित किया गया है गोपाल राय को और इन्हें दिया जा सकता है परिवहन और श्रम मंत्रालय। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर गोपाल राय साहब ने शपथ ग्रहण कर ली है पद और गोपनीयता की और ये परिवहन और श्रम मंत्रालय संभाल सकते हैं दिल्ली सरकार के अंदर। तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए अब बस एक शपथ यहाँ पर और बाकी है और उसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसा उन्होंने पिछली बार किया था दिल्ली की जनता को इसी मंच से क्या कोई संबोधन देना चाहते हैं, क्या उनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं या सिर्फ ये समारोह यहीं पर संपन्न माना जाएगा। तो एक शपथ ग्रहण और बाकी। इस बीच गोपाल राय साहब ने अपनी शपथ ग्रहण कर ली है जिन्हें परिवहन और श्रम मंत्रालय दिया जा सकता है। श्री जितेंद्र सिंह तोमर। और अंतिम मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर अब आ रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में
मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पूरा होता हुआ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उनके साथ उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया, आसिम अहमद खान, संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और जितेंद्र तोमर ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि किस तरह से विभागों का बंटवारा होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के अलावा अपने पास रेवेन्यू और एनर्जी ये 2 विभाग रख सकते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, जिनके पास शिक्षा और शहरी विकास मंत्रालय होगा। गोपाल राय को परिवहन और श्रम मंत्रालय मिलने की सभी अतिथियों से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। के संपन्न होने के साथ ही भारत माता की जय का उद्घोष रामलीला मैदान पर और इसी के साथ संपन्न होता हुआ ये समारोह यहां पर शपथ ग्रहण का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उनके साथ मनीष सिसोदिया, आसिम अहमद खान, संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, जितेंद्र तोमर ने भी यहां बुजुर्गों, बच्चों, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से पूरा 1 साल पहले 14 फरवरी 2014 को हम लोगों ने इस्तीफा दिया था और आज पूरे 1 साल के बाद फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी की सरकार बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, 8 सीटों की कमी रह गई थी। इस बार दिल्ली की जनता ने और ऊपर वाले ने वो कमी पूरी कर दी
और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। सत्तर में से 67 सीटें। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। हर धर्म के लोगों ने आम आदमी को वोट दिया। हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, ईसाइयों ने वोट दिया, सिखों ने वोट दिया, जैनियों ने वोट दिया, हर जाति के लोगों ने वोट दिया। गरीबों ने खूब जम के वोट दिया, अमीरों ने भी वोट दिया। 70 में से 67 सीटें, ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता। ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। ऊपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की मंशा क्या है, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है। ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने हमें अपना निमित्त चुना, ऊपर वाले ने हमें अपना माध्यम चुना। लेकिन दोस्तों, जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो इंसान के मन में अहंकार जागता है। और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए हम सब लोगों को, मुझे, हमारे मंत्रियों को, हमारे सभी एमएलएज को, हम सब के परिवारों को, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी पे सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसको मई के महीने में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे। और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। उससे हमें सबक लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक
दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ लोग आए, कुछ डॉक्टर्स आए। उन्होंने कहा जी कभी कभी टोपी पहन के कुछ लोग आते हैं और हमारे अस्पताल में गुंडागर्दी करते हैं। मेरा एक निवेदन है, मुझे पूरा यकीन है हमारे कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के, अपने परिवार का त्याग करके बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ विपक्षी लोग हमारी टोपियां पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन कोई भी हो, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी अहंकार में आके गुंडागर्दी करता है या दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारी टोपी पहन के करता है, गलत काम करता है, मैं आज यहां से सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को यह निर्देश देना चाहता हूं कि अगर कोई टोपी पहन के गुंडागर्दी करे उसको बख्शना मत, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देना। वो आम आदमी पार्टी का हो ही नहीं सकता और जितनी सजा कानून में लिखी है उसको उससे दुगनी सजा देना। दोस्तों, मुझे याद है अन्ना आंदोलन के दौरान हम लोग खूब नारे लगाया करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन मन के एक कोने में संशय होता था कि यार ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त वाकई हो सकता है क्या? हम लोग लोकपाल बिल की मांग किया करते थे। कभी कभी मन में लगता था लोकपाल बिल भी आ गया तो क्या सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन की सरकार में आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि दिल्ली से रिश्वतखोरी तो खत्म हो गई थी। पिछली बार सरकार बनाने के पहले हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। दिल्ली को भारत का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है दोस्तों, और हम कर सकते हैं। और इसके लिए आज मैं वही घोषणा करने जा रहा हूं जो मैंने 28 दिसंबर 2013 को यहीं से की थी कि अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी वही टेलीफोन लाइन शुरू करने वाले हैं जिस टेलीफोन लाइन से 49 दिन की सरकार के दौरान भ्रष्टाचारी घबराने लगे थे। और दूसरा, जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया था,
जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी? 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे नहीं चलती। जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं, दूसरी पार्टियों ने तो 65 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन एक एक काम ठोस करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। अभी तो मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी। जैसे ही नतीजे आए हम लोग काम के ऊपर लग गए। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहां पे। लेकिन अपने तन मन धन की परवाह किए बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे। लेकिन मीडिया के साथियों से यही अनुरोध है कि ये घंटों में सरकार मत चलाइएगा। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिससे सारी दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में। धर्मों के बीच में कुछ दंगे कराने की कोशिश की गई। कुछ एक चर्च को आग लगा दी गई। कुछ चर्च हैं जिनके ऊपर हमले किए गए। दिल्ली के लोग शांति प्रिय हैं। पिछले 35 साल में दिल्ली में इस किस्म की कभी हम लोगों ने घटनाएं नहीं देखी। दिल्ली के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी दिल्ली के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हम सब लोग मिलके दिवाली भी मनाते हैं। हम सब लोग मिलके ईद भी मनाते हैं। हम सब लोग मिलके क्रिसमस भी मनाते हैं। हम सब लोग मिलके सारे त्योहार मनाते हैं और हम सब लोग मिलके भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। उन सारी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं जो इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं कि इस किस्म की राजनीति बंद कीजिए। दिल्ली के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पे दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलके दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसमें हर हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके, हर मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर क्रिश्चियन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर सिख अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर धर्म, हर जाति का लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं, सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। हम केंद्र सरकार के हर अच्छे काम में सहयोग देंगे और हम यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को एक अच्छा और बेहतर शहर बनाने की कोशिश करे। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के हर मैनिफेस्टो में, हर चुनाव के पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रही। लोकसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को यही कहा कि भगवान इससे सुनहरा मौका नहीं दे सकता।
दिल्ली के अंदर हमारा पूर्ण बहुमत है, केंद्र के अंदर आपका पूर्ण बहुमत है। अगर मैं और आप, हम दोनों ये बात मान लें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मैं तो तैयार हूं और मुझे उम्मीद है ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनके पास बहुत काम रहते हैं, बहुत बिजी हैं, पूरे देश के बारे में उनको सोचना होता है, विदेशों में भी कई बार जाना होता है। तो दिल्ली के अंदर जब घटनाएं घटती हैं, जब बलात्कार होते हैं, जब अपराध बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि दिल्ली के लिए वो समय दे सकें। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को चलाइए, पूरे देश ने आपको। तो दोस्तों, ये आम आदमी की सरकार सबकी सरकार है, चाहे आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। मैं आप सबका मुख्यमंत्री हूं। उन 3 विधानसभाओं जिनके अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, हम उन तीनों को भी अपना विधायक मानते हैं। हम उस किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। मैंने देखा है चुनाव के बाद कुछ पार्टियां बैठ के बूथ की एनालिसिस करती हैं, इस बूथ से हमें वोट नहीं आए, इस बूथ से। हमारे लिए पूरी दिल्ली हमारा बूथ है जी, पूरी दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, सब लोगों को मिलके दिल्ली बदलनी है। और 2 शब्द व्यापारियों के लिए। दिल्ली के व्यापारियों ने इस चुनाव में बहुत सहयोग दिया। अब एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। मैं आप सब लोगों से, दिल्ली के सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से आज मैं ये वादा करता हूं कि आपको कोई भी विभाग आके तंग नहीं करेगा, कोई भी विभाग आके आपसे पैसे नहीं लेगा। आप खुल के धंधा अपना बिजनेस करो। हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़े, लेकिन अपना सब लोग अपनी इच्छा से पूरा टैक्स भर देना। और मैं ये वादा करता हूं, हो सकता है अभी तक जो आप टैक्स देते थे वो टैक्स में से कुछ पैसा चोरी हो जाता था, अब कम से कम आप जो एक पाई दोगे, आपके पैसे को मैं चोरी नहीं होने दूंगा। आपके दिए हुए टैक्स की एक पाई को आपके बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे, अस्पतालों पे लगाएंगे, सड़कों पे लगाएंगे, आपकी मार्केट को ठीक करेंगे, पार्किंग बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बिजली पानी ठीक करेंगे, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए दिल खोल के टैक्स दीजिएगा। मैं 49 दिन में मैंने एक चीज सीखी थी, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाले आते हैं तो इसी पैसे में खूब विकास हो सकता है। जब से हमारी सरकार को बहुमत मिला है, जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं। किसी ने कहा, भाई साहब आपने 20 कॉलेज बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल ने रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण कर ली है। लंबा संबोधन अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया जनता के सामने, और पिछली बार की तरह इस बार भी वो अपने संबोधन को एक प्रार्थना, एक गाने से खत्म कर रहे हैं। और अब इस चर्चा में हमारे बड़े पैनल में जुड़ गए हैं CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया। तो यहाँ पहला कमेंट उन्हीं से लेंगे। सर, मंत्रिमंडल पद की शपथ ले लिए, बहुत ही लंबा संबोधन दिया, आप भी साथ थे, बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें कही है। अब जबकि पूर्ण बहुमत के साथ है, पिछली बार जैसी चीजें नहीं है, और जो बातें उन्होंने कही है उन सबको मिलाकर आप क्या देख रहे हैं?
अरविंद केजरीवाल का ये भाषण बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड भाषण है। जब उन्होंने याद कर करके कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने हमारे लिए वोट किया, अमीर गरीब ने, तो हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हैं, ये एक वो कंट्रास्ट करने की कोशिश अपने को कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमारे ही लोग मीडिया पर बैठ के कहने लग गए हैं कि हम 2 राज्य में चुनाव लड़ेंगे, 5 राज्य में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं बता दूं कि मैं तो यहां 5 साल तक तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। लेकिन क्या ये इनके नेशनल एम्बिशन है या नहीं, इस पर जो डिबेट है इसका ये जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी रिमार्केबल बात यह है, इनके हर भाषण में ये कुदरत का करिश्मा, ईश्वरीय शक्ति वगैरह वगैरह की बहुत बात करते हैं। इनको लगता है कि वोटर चूंकि हमारा बड़ा धर्म भीरू है, गॉड फियरिंग है, तो भगवान से वोटर को जोड़ना और उसका धन्यवाद करना इनका एक खास तरह का हॉलमार्क है। इन्होंने ये तो कहा कि सेटिंग कर लेना कोई रिश्वत मांगे तो, लेकिन एक नई बात और कही। पिछली बार इनकी छवि बन गई थी कि पुलिस अफसर, दूसरे अफसर सबके खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं अपने लोगों के बीच में। उसका जवाब इन्होंने दिया कि कोई टोपी पहन करके आ जाए और कोई गलत बात करे, कोई तंग करने की कोशिश करे, बेजा बात कहे, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना। सरकारी अधिकारियों को अपने पक्ष में रखने के लिए भी ये अरविंद यहां से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। शपथ के पहले ही पूर्ण राज्य का दर्जा, इसकी मांग उठा करके उन्होंने एक प्रकार से अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी साफ कर दी है कि जो होगा सो करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसके लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी और केंद्र सरकार के पास जो लैंड या जो पुलिस या इस तरह के अधिकार हैं उसके कारण काम करने की दिक्कतों पर लगातार वो एक पोजीशन ले पाएंगे। मीडिया में क्रिटिसिज्म न हो उसको भी प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये लाल बत्ती, गाड़ी, दफ्तर, बंगला में कितना बड़ा लूं न लूं, इस पर आप लोग क्यों आलोचना करेंगे। तो एक प्रकार से उन सारी बातों को एंटिसिपेट कर रहे हैं जो इनके क्रिटिसिज्म में आ सकती है, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे की और पॉइंट्स पर हम चर्चा करें। दरअसल मैं जगन्नाथन से पूछना चाहूंगा कि ये जो इनका अहंकार पर बड़ा फोकस था, बार बार वार्न कर रहे थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, जिस दिन अहंकार हो जाता है हम खत्म हो जाते हैं। पहली जिस दिन जीत हुई थी उस दिन भी अहंकार पर इनका बड़ा फोकस था, आज भी अहंकार पर बड़ा फोकस है। क्या इनको चिंता सता रही है कि ऐसे प्रबल बहुमत के बाद इनके ही लोग, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता कहीं हाथ से बाहर न हो जाएं, इसके लिए वार्निंग देना जरूरी है जगन्नाथन? हाँ, बहुत ही जरूरी है। ये ठीक है कि ये इन्होंने अहंकार के बारे में बार बार कुछ न कुछ कहा है, जीत के दिन भी और आज के दिन भी, इसलिए कि अब दिल्ली सरकार में एकदम ऑपोजिशन नहीं है। सिर्फ 3 विधायक आए हैं और वो भी कुछ कर नहीं सकते। उनको तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोजीशन भी नहीं मिल सकता है अगर दान में केजरीवाल ने नहीं दिया तो। इसके लिए जो ऑपोजिशन बनाना है वो आपके अंदर बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब पब्लिक जो है ये मानकर चलेगी कि जो भी गलत हुआ वो दिल्ली सरकार के कारण हुआ, इसलिए नहीं कि उनको बहुमत नहीं मिला। इसलिए अगर पुलिस या डीडीए के आउटसाइड में कुछ गलत हो जाए तो सब लोग अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार मानेंगे। इसलिए उनको पहले से ही कह दिया कि अहंकार मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए वो पहले से ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहते हैं कि कोई ये इसका गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना एक बात है लेकिन करना दूसरी बात है। देखते हैं क्या होता है। जी नीरज, क्या हाईलाइट पकड़ी आपने? संजय जी, मुझे पूरा भाषण एक थ्योरेटिकल लगा, डिलीवरी पे कोई बात नहीं हुई है। भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, अहंकार मत करो, सर्वधर्म समभाव, अच्छा बनाएंगे, ये थ्योरेटिकल बातें हैं। जो डिलीवरी की बात होनी चाहिए, जो की वर्ड होना चाहिए, जो कि मोदी सरकार के लिए भी है, जिसकी वजह से वो हारे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर कोई थ्रस्ट नहीं दिखा इनका कि जो इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें की है उस पर इनका प्लान क्या है। कोई इंडिकेशन तो देते कि भाई अगली कैबिनेट वाली बैठक होने वाली है जिसमें हम इन मुद्दों पर सबसे पहले करेंगे। तो थ्योरेटिकल मुझे ज्यादा लगा, और जैसा कि आपने कहा था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लोडेड है, मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये आशंका पूरी है बिल्कुल ये उस ट्रैप में फंसेंगे। अब ये पता नहीं इसको वैलिड कहा जाए या नॉट सो वैलिड कहा जाए, लेकिन हर्षवर्धन, मेरा ये कहना है कि जो नीरज कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम की बात नहीं कही, इतना बड़ा आईबॉल मिला हुआ है, सारे देश के चैनल इनके शपथ ग्रहण को काट रहे हैं। ऐसे में अगले चुनाव की तैयारी अपने को बड़े पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के फोर्स के तौर पर बना के रखने की कोशिश करें, या ये बिजली पानी के स्पेसिफिक में जाएं। स्पेसिफिक में जाने की क्या जरूरत है? आज इनको राष्ट्र के नाम एक संदेश दे करके अपने आगे का जो काम इनको करना है उसके ग्राउंड बना रहे हैं, तो ठीक ही तो है हर्ष। निश्चित तौर पर संजय जी, और मैं जो पूरा भाषण देख पा रहा हूं कि ये भारतीय राजनीति में स्टेट्समैनशिप की लड़ाई शुरू हो गई है।
नरेंद्र मोदी जब भाषण करते हैं तो वो जब बात करते हैं तो भले ही 282 सांसद हों, लेकिन वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी संसद है वो हमारी है। और इसीलिए जब उन्होंने कहा था कि हर संसद के नाम पर हर सांसद की आदर्श ग्राम योजना होगी, इसी तरह से ये जब बात करते हैं तो कहते हैं वो 3 विधायक भी जो बीजेपी को मिले हैं वो हमारे हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों लोगों ने जो एक नई राजनीति शुरू की है, नरेंद्र मोदी ने और अरविंद केजरीवाल ने, कुछ जगह पर ये अपने को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ जगह पर वो कोशिश वो करते हैं कि एक बेस उनको मिला रहे जिससे कि लड़ाई अगर कहीं कमजोर होती है, हार जाते हैं, तो उस बेस वोट के जरिए वो शिफ्ट कर सके या अगले मोर्चे की तैयारी कर सके। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आज की ये जो स्थिति थी, आज का जो मंच था, वो डिलीवरी पर या छोटे छोटे मुद्दों पर बात करने के लिए बिल्कुल नहीं था। जिन मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर बात करनी थी, वो करप्शन की बात करनी थी, संदेश दे दिया। जिस पर बात करनी थी कि हमारे लोग न गड़बड़ हो जाएं, वो बात करनी थी, वो संदेश दे दिया। जिस पर बात करनी थी कि सब कुछ आप ही हो, मालिक आप ही हो, भगवान आप ही हो, वो बात कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी देश संभालिए, दिल्ली मैं संभालूंगा, यानी ये संदेश साफ है कि हर्ष, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पे सरकार बन के आई है, जिस छोटे इश्यूज पे जीत के आए हैं, वही तो इश्यूज हैं जिन पे ये जीते हैं। उसी बात की जो मोदी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि 8 महीने में उन्होंने क्या किया। परसेप्शन बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, दिन भर घूमना, इससे ज्यादा जरूरी कि आप डिलीवर करें। खुद कहती है आम आदमी पार्टी कि छोटे छोटे सपने देखने वालों को हम साथ में लेके चले, उन सपनों को पूरा करेंगे। जगी, आप क्या राय रखते हैं कि आज आपसे एक बड़ी उम्मीद के साथ आप सरकार में आए हैं, तो अब आप क्या करेंगे तात्कालिक तौर पर, लॉन्ग टर्म पे? आप वो रोड मैप बताइए। ये एक राय सामने आ रही है। और दूसरी राय ये है कि आज का मौका स्पेसिफिक्स में जाने का नहीं है, वो अपनी एक ब्रॉड पिक्चर रख रहे हैं, या जैसा हमने कहा कि कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि आगे की कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। जगन्नाथन, आप समझते हैं कि आज दरअसल ये राष्ट्र के नाम संदेश और रेटोरिक और आगे की तैयारी का भाषण ज्यादा था, और इन्होंने डिलीवरी पर और अपने वादे पूरे करने के बारे में नहीं बताया? आज उन्होंने, लेकिन इनका 3 पॉइंट्स आए थे। एक तो उन्होंने देखा कि मोदी के खिलाफ एक प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने डिलीवरी नहीं किया, इसलिए उनके पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये हम 5 साल में करने वाले हैं, 50 दिन या 100 दिन में नहीं करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लोअर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस करके उन्होंने कह दिया कि मैं 5 साल यहां हूं, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये था कि मैं और कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन यहां पे 5 साल के लिए रहूंगा। इसका मतलब ये है कि उनका नेशनल मैसेज है, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके लिए भी मैं हूं। इसलिए ये दो स्टूल पे पांव। दरअसल इसमें बहुत सारा एंटीसिपेटरी, जैसा आपने कहा कि इंश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे एंटीसिपेटरी और प्रीएम्प्टिव बातें कही गई हैं। एक बात पर और आना चाहूंगा, ये चर्च के हमले वगैरह का जिक्र इन्होंने किया। दरअसल ये एक जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आप जिसको कहें, उस वॉइस को कैप्चर करना चाहते हैं। दिल्ली भले ही आप कह सकते हैं कि एक छोटा स्टेट है, लेकिन दिल्ली से मैसेज बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होता है। क्या ये एक दिमाग में खाका लेके चल रहे हैं कि आगे की नेशनल पॉलिटिक्स में अगर मुझे मेन अपोजिशन वॉइस बनना है, भले ही मैं एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हूं या एक ही पार्टी में हमारी सरकार है, लेकिन मेन ऑल्टरनेटिव वॉइस की स्पेस को कैप्चर करने के काम पर निकले हुए हैं। और इनकी होप कितनी रियलिस्टिक है कि इस स्पेस को कैप्चर कर पाएंगे, खास करके ये देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी तो इनको दरअसल इट इज नाउ गेटिंग पावर्ड बाय कांग्रेस पार्टी। जग्गी? हाँ जी, यही बात है। इनफैक्ट वो चर्च के बारे में जो उन्होंने कहा था, वो एक्चुअली नेशनल पॉलिटिक्स की ओर जा रही है, क्योंकि अब तक जो नेशनल को इंटरनेशनल भी, ओबामा भी यही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस जो अभी है वो माइनॉरिटीज वोट ज्यादातर वही ले जा रही है, लेकिन अभी कांग्रेस डिक्लाइन पर है और उन्हें मालूम पड़ गया है कि एक ऑपोजिशन स्पेस भाजपा के खिलाफ क्लियर हो रही है। अगर कांग्रेस का जगह लेना चाहती है तो उन्हें माइनॉरिटीज को डायरेक्टली इशारे देना शुरू कर दिया है इस स्पीच के द्वारा। अभी मुझे लगता है कि वो अन्य राज्य पे जाएगी, ज्यादातर जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पे जाएगी, जहां पे कांग्रेस एकदम जीरो बन गया है। 5 साल से 10 साल से 15 साल से कांग्रेस नहीं आ पा रही है, वहां पे मैदान साफ करने के लिए ये करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि वहां पहले जाएंगे। चलिए, तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर से दिल्ली के ठीक उसी तारीख पर जब उन्होंने पिछली बार सत्ता छोड़ी थी। तो हमारी चर्चा नई दिल्ली की इस नई सरकार पर जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।
अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ उनके 6 सहयोगियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सीधा प्रसारण आपने थोड़ी देर पहले देखा दिल्ली के रामलीला मैदान से और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आप ये देखिए ताजा तस्वीरें। सचिवालय पहुंच गए हैं अपने दफ्तर में और आज से ही काम शुरू उन्होंने कर दिया है। तो ये ताजा तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आती हुई रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे पहुंचे हैं सचिवालय, जहां पर वो अपने दफ्तर में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। संजय जी, जो हम बात कर रहे थे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से उन्होंने भाषण दिया, लेकिन अहंकार की बात की, इनडायरेक्टली कांग्रेस को भी टारगेट किया, बीजेपी को भी टारगेट किया, ये भी कहा कि मोदी जी से बात हो चुकी है, आप देश संभालिए, मैं दिल्ली संभालूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा। तो कहीं एक चैलेंज जैसा नजर आ रहा है उनकी बातों में। क्या सोच है इस वक्त उनको लेकर और क्या चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए मेरे पास इतना बड़ा जनाधार है और आपको झटका लगा है तो मेरी ही बात ऊपर है। देखिए, जब बहुत बड़ी सफलता मिलती है तो पार्टियों को और नेताओं को ये थोड़ी सी धारणा बन जाती है कि हम जो कहेंगे वो बात सत्य के तौर पर जनता मान लेगी। जब पिछली जीत बीजेपी की हुई थी तब भी यही था कि हम जो भी मैसेजिंग करेंगे पब्लिक उसको बाय इन कर लेगी। ऐसा शायद इनको भी लग रहा होगा क्योंकि जीत इतनी बड़ी है, जीत इतनी अभूतपूर्व है, जीत इतनी ऐतिहासिक है। तो पक्के तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं एक नेशनल अपील बनाए रखूं, किस प्रकार से ऑल्टरनेटिव वॉइस बनूं, किस प्रकार से बीजेपी से ज्यादा बड़ा जनाधार मेरी तरफ अट्रैक्ट करने का एक मौका फिर से मुझे मिल गया है तो उसको मैं कैसे एक्सप्लॉइट करूं। दरअसल इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करना चाहिए। हर्ष, मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की दिक्कत अब ये होने वाली है कि जहां भी कोई वैकल्पिक फोर्स उभरती हुई मिलेगी, भले ही कांग्रेस के टूटने की कीमत पर मिले, वहां पर बीजेपी का जनाधार हमेशा आउटनंबर हो जाएगा दूसरे वाले जनाधार से। और यह बीजेपी के सामने बहुत बड़ा खतरा है कि आपके ग्रोथ वाला नारा गरीब के साथ जुड़ नहीं रहा है। दिल्ली में इसी का जवाब मिला। इस चैलेंज को बीजेपी आगे कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि जहां जहां मौका मिलेगा, जहां जहां पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, वहां इस प्रकार की कोई फोर्स, केजरीवाल या कोई और लोग आकर के उस जगह को भरेंगे और बीजेपी का ये डिसएडवांटेज रहेगा। और जहां भी ये पोलराइजेशन की कोशिश करेंगे वहां मुंह की खाएंगे। संजय जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है और जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसलिए भी जूझना है क्योंकि आज हम ठीक 9 महीने बाद जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी के वर्कर्स का मोरल बहुत डाउन है और वो खुश हैं अरविंद केजरीवाल की जीत में। तो ये जो सिनेरियो है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खतरनाक भी है और इसको रिपेयर करना उतना आसान नहीं। दूसरी जो चीज है कि मुझे लगता है कि अभी राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती या खतरा नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो आज साफ किया, वो देश भर में उन सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। उन दोनों को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं अकेला हूं जो आइकॉन के तौर पर एक कुछ बराबर के मुकाबले में खड़ा हूं। बिहार में वो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। हां, एक जो खतरा है जो करीब 1.5 साल बाद आएगा और खास करके इसलिए भी वो खतरा बड़ा होगा कि दिल्ली का जो मॉडल है वो बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश में जाता है। नोएडा और गाजियाबाद से लगे लगे वो धीरे से ऐसे उत्तर प्रदेश निकल जाएगा और चूंकि बड़ी आबादी है जो रोज दिल्ली आती जाती है, यूपी के कम से कम 5 बड़े शहर हैं जहां से रात को ट्रेन चलती है और सुबह वो नई दिल्ली स्टेशन पर आकर उतरती है। तो अगर यहां वो मॉडल वो देते हैं और वो मॉडल लेकर वो वहां जाते हैं, क्योंकि इस पार्टी की एक और खूबी है कि इस पार्टी के निकले हुए जो लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, वो राइट लेफ्ट सब में काम करके थक के और अरविंद केजरीवाल के पास गए हैं। और जो बड़ा चंक है वो यूपी की तरफ से आया है। इस पार्टी के जितने नेता हैं अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आएंगे। तो मुझे लगता है कि यूपी बीजेपी में और बड़ी चुनौती से जूझने जा रही है। पहले ही उसके पास वहां चेहरा कमजोर है, पहले ही उसके पास वहां कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन है। 71 सांसद लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष तक को आप इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका साफ मतलब है कि मुश्किलें बड़ी हैं और ये मोदी और अमित शाह को अपनी वन मैनशिप या स्टेट्समैनशिप दोनों से निकलकर कुछ आगे का रास्ता देना पड़ेगा। जी, और इस बीच अरविंद केजरीवाल, जैसा हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब दफ्तर के अंदर की तस्वीरें भी हमारे पास है, पहुंच गए हैं। अपने मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने कार्यभार
यहां पर संभाल लिया है। चलिए वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नीरज, जो हम बात कर रहे थे सुबह से कि एक जो मेजर बात है, चलिए उन्होंने अपना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, सारी बातें हो गई, लेकिन अब जो वादे कर दिए हैं उनको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि जो पूरी केमिस्ट्री है या जो पूरा सिस्टम है वो इतना आसान नहीं है। आपको कदम कदम पर केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको एक बिल भी पास करना है तो वो केंद्र के पास जाएगा, आप अकेले पास नहीं कर सकते। फिर चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, डीडीए की बात हो, पुलिस की बात हो, सुरक्षा की बात हो, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो दूसरे राज्यों के राज्यपाल से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ उनका से होता है और उनकी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो जो बहुत छोटे मोटे लोकल इश्यू है, पानी, बिजली, सफाई या आरडब्ल्यूए को थोड़ा सा अधिकार और बढ़ा दिए, ग्राम सभा, मोहल्ला सभा की जो बातें करें, वो सब होंगी। लेकिन जो बड़े डेवलपमेंट है, जो पैराडाइम शिफ्ट वाले हैं, वो दिक्कत आएगी, क्योंकि मोदी सरकार मुझे लगता है ये नहीं चाहेगी ना कि इनको विनर बना दे और फिर ये जाके उसको बाहर सेल करे दूसरे स्टेट में, इसलिए दिक्कत आएगी। दूसरा, मैं हर्ष वाली बात में एक और कहना चाहूंगा, या संजय जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 2014 में जो मोदी ने जीत करी है उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट है। उस चुनाव में माइनस माइनॉरिटी और माइनस सेकुलर वोट के दम पर भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार 286 सांसद जीत के आए थे। मैं नहीं मानता कि वहां माइनॉरिटी और सेकुलर वोट गए थे मोदी के पक्ष में। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की हर्ष बात कर रहे हैं कि वहां पोलराइजेशन इस टाइप का होगा, एक विकल्प बनेगा, तो अब से पहले भी तो वही विकल्प था ना कि मोदी वर्सेस ऑल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फैब्रिक है जीत का, दोनों में, दिल्ली में और बाकी देश में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर कांग्रेस की कीमत पर आप पार्टी वो वोट शेयर लेती है, तब भी ये देखना पड़ेगा कि ये जो मोदी को वोट मिला है ये कैसे शिफ्ट होता है। तो इसे मुझे लगता है इस पे मैं संजय जी आपका चाहूंगा राय कि जो ये स्ट्रक्चर है कि पहली बार हिंदुस्तान में माइनस माइनॉरिटी माइनस सेकुलर वोट पे 286 सांसद जीत के आए हैं, क्या ये शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये दोनों मिलाकर के हम लोग ऐसे तो देखते हैं, क्योंकि दोनों अब पावर के स्ट्रगल के लिए दो ऑल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज होने की कोशिश एक कर चुके, एक अब करेंगे, लेकिन एक ही चेंज के हिस्सा हैं और वो चेंज है कि पुराने किस्म की पॉलिटिक्स हमको बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए एक हनीमून पीरियड के बाद जैसा ये एक रिजल्ट बीजेपी के री रेटिंग के लिए हमको इंस्पायर या मोटिवेट कर रहा है, उसी प्रकार 6 और 8 महीने के अंदर अंदर हम आम आदमी पार्टी को भी दोबारा री रेट और रिव्यू कर रहे होंगे कि ये कैसे खरे उतर रहे हैं। असल बात है कि पब्लिक बहुत ज्यादा बेचैन है, लेकिन इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मैसेज है, चुनौती है, वो यही है कि इस बेचैनी को आप रियलिस्टिक होकर के एड्रेस करेंगे या हिपोक्रेसी दिखाएंगे या डबल स्पीक करेंगे। मोदी जी के सामने एक और नई समस्या आ गई है। पहले हम कहते थे कि फिलहाल मोदी के अलावा अब पॉलिटिक्स का जो पूरा डिस्कोर्स है, मीडिया कन्वर्सेशन है, वो बड़ा बोरिंग हो गया है कि सामने कोई आवाज नहीं है। अब सामने एक आवाज आ गई है। इनका भी कम्युनिकेशन, इनकी भी मैसेजिंग, इनकी भी स्ट्रेटजी उतनी ही इफेक्टिव है। ये भी मेड फॉर टेलीविजन आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और मेड फॉर टेलीविजन इवेंट क्रिएट करके सस्ते में अपनी मैसेजिंग बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो अब जो मुकाबला होने वाला है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कौन कैसे किस जनाधार की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, ये खेल बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि एक तरफ ये लोग ग्रास रूट पे जात और धर्म की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, ऊपर कहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं। कुदरत का करिश्मा से लेकर ईश्वर की कृपा और वंदे मातरम, इस पॉलिटिक्स का भी नकारी ही पब्लिक करेगी या नहीं करेगी, ये है स्पेस टू वॉच मेरे हिसाब से। संजय जी, एक चीज आपने चूंकि कंपेयर किया है, दो ब्रांड, एक केजरीवाल एक मोदी, दोनों का आप कह रहे हैं सेम स्ट्रेटजी है, सेम तरीके से आ रहे हैं, तो ये जो पर्सनालिटी कल्ट और ब्रांड खड़े होंगे दोनों, उसमें कैसे आप एक सामने देखेंगे, कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स का एक जगह जाने के बाद यही दिक्कत है कि टीवी जो है अगर एक बार बहुत इंटरटेन और एंगेज भी करता है तो बुरी तरीके से कभी कभी फटीक के बाद आप पर उल्टी मार भी करता है। तो अगर पर्सनालिटी कल्ट को ये लोग ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो भी जनता को पसंद नहीं आएगा, हम देख चुके हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन 2 बजे एक बड़े पैनल के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बातचीत होगी कि इस नई दिल्ली सरकार के पास क्या नई चुनौतियां होंगी और वो उन पर कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं स्टूडियो से ब्रेक के बाद।